नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं आर्यन टीवी। चलिए रुक करते हैं आज की कुछ खास बड़ी खबरों का। गृह मंत्री अमित शाह का लोकसभा में अपना संबोधन दिया। इमिग्रेशन एंड फॉरेन बिल का जवाब दे रहे अमित शाह ने कहा कि भारत में अल्पसंख्यक सबसे सुरक्षित है। उन्होंने कहा कि अलग शरणार्थी नीति की जरूरत नहीं। उन्होंने कहा कि भारत जियोपॉलिटिक्स देश नहीं है। अमित शाह ने वसुधैव कुटुंबकम भारत की अवधारणा पर भी जोर देते हुए कहा कि आक्रांता भी भारत में आकर बसे। शाह ने कहा कि पड़ोस के 6 देशों में अल्पसंख्यक सुरक्षित है, ना कि भारत में। अमित शाह ने आगे कहा कि राजनीतिक कारण से बिल का विरोध ना हो। नई प्रवासी नीति नए संसद में बन रही है। ये बिल विकसित भारत के हित में है। भारत की ग्लोबल ब्रांडिंग के लिए ये बिल बहुत महत्वपूर्ण है। दरअसल उदारता के साथ कठोरता भी आवश्यक है, उन्होंने कहा। हम तो जियो कल्चर देश है, भू सांस्कृतिक देश है, हम जियो पॉलिटिकल देश नहीं है। हमारी सीमाएं हमारी संस्कृति ने बनाई है और कई देशों तक इसको विस्तृत करने का काम हमारे पुरखों ने किया है। और भारत का शरणार्थियों के प्रति एक इतिहास रहा है। पर्सिया से आक्रांताओं ने भगा दिया, पारसी दुनिया में कहीं नहीं गए, भारत में आए और आज सुरक्षित रहे। दुनिया की सबसे माइनॉरिटी अगर कोई विश्व में सम्मान के साथ रहती है कोई देश में, तो मेरे भारत में रहती। इजराइल से भी यहूदी भागे तो भारत में आकर रहे। और अभी मोदी जी के कालखंड में भी आसपास के देशों से 6 प्रताड़ित समुदायों के नागरिक को भी सीएए के कर शरण देने का काम भारतीय जनता पार्टी। भारत ने सदा ही मानवता के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया है। इसमें हमें कभी कोई कानून की जरूरत नहीं पड़ी। हमारी ये परंपरा है, संस्कृति, इन्होंने ही हमें वसुधैव कुटुंबकम का मंत्र भी सिखाया, संस्कार भी दिया। और मान्यवर, दुनिया भर में सभी देशों में भारत से बाहर गए हुए प्रवासी और भारत से आए हुए प्रवासी, इनके दुनिया को समृद्ध करने के जो कंट्रीब्यूशन करने का जो रिकॉर्ड है, शायद ही कोई देश का होगा। मान्यवर हेन सांग आए, हर्षवर्धन के शासनकाल में आए, बौद्ध धर्म में कई बार अलग अलग भाषणों में, अलग अलग जलसों में ये विषय उठा जाता है। बांग्लादेशी घुसपैठियों के लिए बीएसएफ क्या कर रही है, सेना क्या कर रही है। मैं आज वास्तविकता इस देश को बताना चाहता हूं और मैं ऐसा करता हूं कि तृणमूल कांग्रेस के सारे लोग सदन को छोड़कर नहीं जाएंगे, ध्यान से सुनेंगे। मान्यवर, हमारी बांग्लादेश के सटी हुई सीमा, अब सुनिए भाई, हमारी बांग्लादेश से सटी हुई सीमा 2216 किलोमीटर है। उसमें से 1653 किलोमीटर बाढ़ बन चुका है, बाढ़ के पास वाला रोड भी बन चुका है और चौकियां भी बन चुकी है। शेष फेंसिंग की लंबाई है 563 किलोमीटर। 563 किलोमीटर सीमा आज भी खुली है। और शेष फेंसिंग जो 563 किलोमीटर है, उसमें 112 किलोमीटर फेंसिंग ऐसी है, बॉर्डर ऐसी है जिसमें बॉर्डर फेंसिंग व्यवहारू नहीं, नाले हैं, नदियां हैं, ऊंची नीची पहाड़ियां हैं, जहां 112 किलोमीटर में फेंसिंग हो ही नहीं सकता। और 450 किलोमीटर जहां फेंसिंग होता है वहां बाकी है। अब मैं वो बताना चाहता हूं कि क्यों बाकी है। ये 450 किलोमीटर के लिए मान्यवर, मैंने डीओ लेटर लिखकर 10 रिमाइंडर करे हैं। बंगाल सरकार भूमि नहीं देती। मान्यवर, ये 450 किलोमीटर के लिए गृह सचिव बंगाल के मुख्य सचिव के साथ 7 मीटिंग करे, ये भूमि नहीं देते हैं। मान्यवर, जहां फेंसिंग लगाने जाते हैं, सत्ताधारी पार्टी का कैडर आकर हुड़दंग करता है, धार्मिक नारे लगाता है। और मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि ये 450 किलोमीटर फेंसिंग रुकी है तो केवल और केवल
बंगाल सरकार की दया की दृष्टि घुसपैठियों के पर जो है इसके कारण। और मान्यवर इससे आगे ये 450 किलोमीटर शायद ये भाषण सुनकर ममता जी भूमि दे भी दे तो हम खत्म कर देंगे, फिर भी 112 किलोमीटर खुली सीमा रहती है। मान्यवर जब आप 2000 किलोमीटर बाढ़ बना देते हो और 112 किलोमीटर नहीं बनाते हो तो कई बार तो ये 2000 किलोमीटर के कोई मायने नहीं। आदमी को घुसने के लिए कितनी जगह चाहिए? तो 112 किलोमीटर जो नदी है, नाले हैं, एक कठिन भौगोलिक परिस्थिति है, वहां से लोग आते हैं। ये सवाल हमें करते हैं। तो वहीं दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय ने एनईटी नीट 25 और सीयूईटी यूजी 25 की तैयारियों के लिए सरकारी स्कूलों के छात्रों को निःशुल्क ऑनलाइन कक्षाएं देने हेतु बीआईजी के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किए। इस पहल से सरकारी स्कूलों के 1.63 लाख छात्रों को मुफ्त कोचिंग मिलेगी और उनकी सफलता के अवसर बढ़ेंगे। के शिक्षा निदेशालय से छात्रों को नीट 2025 और सीयूईटी 2025 की प्रवेश परीक्षा की तैयारी के लिए विशेष ऑनलाइन क्लासेस प्रदान करने, उन्हें मेडिकल कॉलेजेस और केंद्रीय विश्वविद्यालयों में भेजने के लिए सरकार द्वारा विग के साथ मिलकर के बिना किसी शुल्क के एक समझौता ज्ञापन पे हस्ताक्षर जो आज किए गए हैं, इसमें हमारे दिल्ली सरकार में पढ़ाए जा रहे स्कूलों के 1,63,000 बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस 1 महीने तक ये ऑनलाइन क्लासेस उनको दी जाएगी ताकि ये प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी कर सके, नीट सीयूईटी, ताकि अधिक बच्चे डॉक्टर बन सके, अधिक बच्चे हमारे यूनिवर्सिटीज में एडमिशन ले सकें और दिल्ली सरकार में पढ़ रहे इन बच्चों को हम बेहतर भविष्य दे सकें। तो आज का ये एमओयू इस पर साइन किया गया है और फिजिक्स वाला के साथ में मिल करके दिल्ली सरकार निःशुल्क कार्यक्रम ऑनलाइन क्लासेस। तो वहीं सीएम रेखा गुप्ता ने दिल्ली की जनता से अपील की है, दिल्ली को सुंदर बनने, बेहतर बनने, इसके लिए सबको प्रयास करना होगा। मेट्रो पिलर, फुट ओवर ब्रिज पर पोस्टर लगाए जाते हैं, कुछ लिखा जाता है, उसको ना लिखा जाए। साथ ही उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। फुट ओवर, फ्लाईओवर, ब्रिजेस हैं, हर जगह जहां पे भी पोस्टर, होर्डिंग, वॉल राइटिंग इत्यादि की जाती है, इसमें सभी लोग शामिल हैं। मैं दिल्ली की जनता से ये अपील करना चाहती हूँ कि हम सबको मिलके दिल्ली को बेहतर बनाने की दिशा में इस वर्ष नववर्ष संवत हम सबके बीच में है। अपने आप से एक प्रण करें कि दिल्ली को बदसूरत करने में मेरा स्वयं का योगदान नहीं होगा। शुरुआत हम सब अपने अपने से करें और दिल्ली आगे बढ़ती जाएगी और बेहतर और सुंदर होती जाएगी। मैंने निवेदन किया था विशेष रूप से कि मेट्रो के पिलर्स पे जहाँ जहाँ असंख्य पोस्टर लगे हुए हैं, उससे बदसूरत दिखता है शहर, इसको हमें कम करना होगा, ख़त्म करना होगा। इसमें आप सबका सहयोग चाहिए, पूरी दिल्ली का सहयोग चाहिए, सब मिलकर के सकें। मेट्रो के पिलर हैं, फुट ओवर, फ्लाईओवर, ब्रिजेस हैं, हर जगह जहां पे भी पोस्टर, होर्डिंग, वॉल राइटिंग इत्यादि की जाती है, इसमें सभी लोग शामिल हैं। मैं दिल्ली की जनता से ये अपील करना चाहती हूँ कि हम सबको मिलके दिल्ली को बेहतर बनाने की दिशा में इस वर्ष नववर्ष संवत हम सबके बीच में है। अपने आप से एक प्रण करें कि दिल्ली को बदसूरत करने में मेरा स्वयं का योगदान नहीं होगा। शुरुआत हम सब अपने अपने से करें और दिल्ली आगे बढ़ती जाएगी और बेहतर और सुंदर होती जाएगी। मैंने निवेदन किया था विशेष रूप से कि मेट्रो के पिलर्स पे जहाँ जहाँ असंख्य पोस्टर लगे हुए हैं, उससे
बदसूरत दिखता है शहर, इसको हमें कम करना होगा, खत्म करना होगा। इसमें आप सबका सहयोग चाहिए, पूरी दिल्ली का सहयोग चाहिए, सब मिलकर। तो वहीं सेवा, सुरक्षा और सुशासन की नीति के 8 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर जनपद मिर्जापुर में आयोजित कार्यक्रम में सीएम योगी ने कहा कि हम लोगों ने तय किया है कि सर्वे करके गंगा एक्सप्रेसवे को मां विंध्यवासिनी एवं बाबा विश्वनाथ धाम को जोड़ते हुए पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के साथ जोड़ा जाए। मुख्यमंत्री ने युवा उद्यमी विकास अभियान को भी साझा किया। साथ ही आपको बताते चले कि सीएम ने मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास को भी साझा किया। आर्थिकी का और आजीविका का आधार बन सकती है। यह महाकुंभ ने इसका मार्ग प्रशस्त किया और मैं आपको बधाई देता हूं। मां विंध्यवासिनी का ये कॉरिडोर विकसित होने के बाद लाखों लाख श्रद्धालु आ रहा है और श्रद्धा भाव के साथ दर्शन करके आप सबके प्रति धन्यवाद ज्ञापित करते हुए यहां मिर्जापुर की धरती से जाता है। अच्छे जनप्रतिनिधि आप चुनते हैं, कार्य भी अच्छे होते हैं, अच्छे कार्य होते हैं। अभी हमारी सरकार ने तय किया है, गंगा एक्सप्रेसवे देश का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे है। यह एक्सप्रेसवे अभी तक मेरठ से प्रयागराज के बीच में हम लोगों ने तय किया है कि हम लोग सर्वे करें और मां विंध्यवासिनी के धाम को जोड़ते हुए, बाबा विश्वनाथ धाम को जोड़ते हुए इस एक्सप्रेसवे को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के साथ जोड़ा जाए। क्योंकि हमारे पास जो संभावना होगी उसी संभावना को हम आगे बढ़ाएंगे। एक्सप्रेसवे अर्थव्यवस्था की रीढ़ होती है। इंफ्रास्ट्रक्चर जितना मजबूत होगा, कनेक्टिविटी जितनी बेहतर होगी, विकास और अर्थव्यवस्था के लिए आगे बढ़ने की उतनी अच्छी संभावना होगी। बहनों और भाइयों, आज उत्तर प्रदेश अपनी अर्थव्यवस्था को देश की अग्रणी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करने में सफल हुआ है। 8 वर्ष के इस जनपदीय महोत्सव के माध्यम से आप देख रहे होंगे, जो एग्जीबिशन लगी हुई है, इसके माध्यम से झलक आप सबको देखने को मिल रही होगी। और आपने देखा होगा, आप अच्छे लोगों को चुन करके भेजे तो मिर्जापुर में मेडिकल कॉलेज भी बन गया, बाण सागर की परियोजना भी आ गई, मां विंध्यवासिनी का कॉरिडोर भी बन गया और अब मां विंध्यवासिनी के नाम पे राज्य विश्वविद्यालय का निर्माण कार्य भी युद्ध स्तर पर आगे बढ़ चुका है। अब आपको भी जो नई पीढ़ी है, स्नातक कर रही है, प्रास्नातक की पढ़ाई कर रही है, उनके लिए जब डिग्री अवार्ड होगी तो बहनों और भाइयों, उसमें मां विंध्यवासिनी का आशीर्वाद भी साथ में होगा। देश और दुनिया में, जीवन में जब कभी भी आप आगे जाएंगे, आपके साथ मां विंध्यवासिनी का आशीर्वाद होगा। जगत जननी मां भगवती विंध्यवासिनी का आशीर्वाद आपके साथ में होगा। हमें यहां पर निवेश के बहुत सारे प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। आज की हमारी बैठक का आधार भी वही है। एक, चैत्र नवरात्रि होने जा रहे हैं। नवरात्रि में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए क्या व्यवस्था की गई, ये देखने के लिए मां विंध्यवासिनी विश्वविद्यालय की प्रोग्रेस को तेज करने के लिए और नए निवेश के प्रस्तावों को यहां जमीनी धरातल पर हजारों करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव मिर्जापुर जनपद को प्राप्त होने वाले हैं। इसको आगे बढ़ाने के लिए और अपनी युवा शक्ति को नए उद्यमी के रूप में स्थापित करने के लिए सीएम युवा उद्यमी स्कीम को आगे बढ़ाने का जो कार्य राज्य सरकार ने आगे किया है, आप उसको आगे बढ़ाने के लिए मैं आपके जनपद में आया हूं। बहनों और भाइयों, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी स्कीम 5 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण, मार्जिन मनी भी सरकार दे रही है, बिना गारंटी के ऋण मिल रहा है। आप सरकार के मूलधन को समय पे चुकता कर देंगे तो अगली बार
आपको 10 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण प्राप्त होगा। आप अनुमान करिए, उद्यमी बनने की शुरुआत यहीं से होती है। ऐसे ही हम आगे बढ़ाएंगे, ऐसे ही सिलसिला आगे बढ़ेगा। वैसे ही मिर्जापुर सिल्क क्लस्टर नहीं बना, कारपेट क्लस्टर नहीं बन गया। ये धीरे धीरे छोटी छोटी पूंजी से कार्य प्रारंभ हुआ। आज तो यहां का कारपेट फिर से वैश्विक पटल पर छा रहा है। आज इसे फिर से पहचान मिल रही है और उसी पहचान को याद दिलाने के लिए आज हम सब आपके बीच आए हैं। 500 से अधिक युवा उद्यमियों को अकेले मिर्जापुर में और उत्तर प्रदेश में अब तक मेरा अनुमान है 35,000 से अधिक युवाओं को हम लोगों ने 24 जनवरी से अब तक सीएम युवा उद्यमी स्कीम के साथ, ऋण की सुविधा के साथ जोड़ दिया है। हमारा प्रयास है ये 3 दिवसीय जो आयोजन हमने 25, 26 और 27 को जनपदीय विकास उत्सव के रूप में आयोजन प्रत्येक जनपद में किया है। इस उत्सव के पीछे का उद्देश्य भी यही है कि हम लोग शासन की स्कीम की जानकारी जनता जनार्दन को दें। युवा हो, अन्नदाता किसान हो, हस्तशिल्पी हो, कारीगर हो या फिर माताएं और बहनें, इन सभी को योजनाओं के साथ जोड़ने का काम सरकार करेगी और योजनाओं के साथ जोड़ते हुए अपनी युवा शक्ति को नए उद्यमी के रूप में स्थापित करने के लिए वे नया स्टार्टअप स्थापित करें, अपना उद्यम स्थापित करें। सरकार सपोर्ट करेगी। इसके लिए स्कीम आपके लिए यहां पर लागू की गई है और मैं अपील करूंगा सभी बैंकर्स से भी कि जिनके सैंक्शन हो चुके हैं तत्काल उन्हें ऋण उपलब्ध करवाएं, जनप्रतिनिधियों के हाथों उन्हें ऋण उपलब्ध करवा दें। बाकी सरकार सारी जिम्मेदारियों को लेकर के उसे आगे बढ़ाने का काम करेगी। तो वहीं लखनऊ से खबर सामने आ रही है, जो अवैध ई रिक्शा व ऑटो के खिलाफ अभियान 1 से 30 अप्रैल तक चलेगा। विशेष अभियान परिवहन आयुक्त ने सभी डीएमएसपी को लिखा पत्र। 23 मार्च को हुई बैठक में सीएम ने दिए निर्देश। वहीं आपको बताते चले 23 मार्च को हुई बैठक में सीएम ने निर्देश दिए। परिवहन आयुक्त ने सभी डीएमएसपी को भेजे निर्देश और आपको बताते चले अवैध ई रिक्शा व ऑटो के खिलाफ यह अभियान 1 से 30 अप्रैल तक चलेगा। ये विशेष अभियान परिवहन आयुक्त ने सभी एसपीडीएम को लिखा पत्र। यूपी टू राजस्थान ना समझिए, बल्कि पूरे देश में राणा सांगा पर बवाल मच रहा है। करनी सेना और राजपूत समाज के मुखरित होकर मोर्चा संभाल लिया है। वहीं सपा मुखिया सफाई दे रहे हैं। दूसरी तरफ अखिलेश ने बीते दिन कन्नौज में गायों को लेकर दिए विवादित बयान पर सियासत को तेज हो गई है। वहीं अखिलेश ने कहा कि इस सरकार को दुर्गंध पसंद है, इसलिए गौशालाएं बनवाई जा रही हैं। सपा को सुगंध पसंद है, इसलिए हम सुगंध के लिए इत्र पार्क बना रहे हैं। सपा मुखिया के इस बयान पर न केवल बीजेपी बल्कि संत समाज में भी उबाल है। महोदय, नेता सदन ये तो जानते होंगे, हम तो भगवान कृष्ण के वंशजों में ही आते हैं। और आप कहाँ खड़े हैं और आपका परिचय क्या है वो तो आप बेहतर बता सकेंगे। नेताजी जब खुद को भगवान कृष्ण का वंशज बता रहे हैं तो भरी विधानसभा में सपावीर मेजें थपथपाकर अपने नेता की वाणी को मजबूती दे रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं। लेकिन ये तस्वीर और दावे बीते साल 2024 फरवरी के हैं। शायद तभी आज बात पुरानी हुई है। तब खुद को कृष्ण का वंशज और बाकियों से उनका परिचय पूछ रहे सपा मुखिया अखिलेश यादव मौजूदा दौर में जुदा जुदा से बयान दे रहे हैं। सुनिए। रुका हुआ आगे बढ़ जाए। आप बताइए, दुर्गंध पसंद करते हैं इसीलिए गौशाला बना रहे हैं, हम सुगंध पसंद कर रहे थे इसलिए इत्र पार्क बना रहे थे। नाम में यदुवंश और गौशाला से दुर्गंध। यूपी की सियासी लड़ाई तभी दुर्गंध और सुगंध पर आ चुकी है। खैर, बात निकली है तो दूर तलक जाएगी ही। चूंकि भारत की सभ्यता और संस्कृति में गाय को माता का दर्जा दिया गया है, ऐसे में बीजेपी हमलावर है।
सपा अध्यक्ष के इसी बयान पर सियासत तेज है। बीजेपी ने इस पर हमला बोला है। ये बहुत हास्यास्पद और उतना ही आक्रोश उत्पन्न करने वाला है। समाजवादी पार्टी के मुखिया कह रहे हैं कि गौशालाओं से उनको बदबू आती है। उनको स्लॉटर हाउस जब उनके कार्यकाल में चला करते थे तो क्या उस स्लॉटर हाउस उनको खुशबू आया करती थी? गायों को कटवाना उनकी सरकार में जिस तरह से खुलेआम हुआ करता था उससे उनको खुशबू आया करती थी। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। अखिलेश यादव जी जिस बिरादरी की राजनीति करते हैं, क्या उनकी बिरादरी इस बात को स्वीकार करेगी कि गौशालाओं से उनको बदबू आ रही है? जिनका परंपरागत व्यवसाय रहा है गौशाला, गौपालन करना, भैंस पालन करना, क्या उनको उससे बदबू आ रही है? अखिलेश यादव जी की मानसिकता आज तुगलकिया और इतनी मुगलिया सोच से बढ़ गई है कि आज वो भारतीय सनातन संस्कृति को अपमानित करने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे। तो वहीं यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि किसान, खासकर ग्वाल के बेटे को अगर गाय के गोबर से दुर्गंध आने लगे तो समझना चाहिए कि वो अपनी जड़ों और समाज से पूरी तरह कट चुका है। कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद ने लिखा था कि किसान के बेटे को अगर गोबर से दुर्गंध आने लगे तो अकाल तय है। सपा बहादुर श्री अखिलेश यादव को भी गोबर से दुर्गंध आ रही है। उनकी पार्टी का समाजवादी पार्टी में तब्दील होना तय है। जग जाहिर है कि भारत की हिंदू संस्कृति में गाय को माता का दर्जा दिया गया है। ऐसे में संत समाज भी अखिलेश यादव के इस बयान पर उद्वेलित है और उनके बयानों को हिंदुओं का अपमान बता रहा है, सनातन का अपमान बता रहा है। कह रहा है कि सपा मुखिया तुष्टीकरण में लिप्त होकर ऐसे बयानों की झड़ी लगा रहे हैं। खैर, ऐसे ही पिछले कुछ दिनों से उत्तर प्रदेश की राजनीति जबरदस्त तरीके से गरमाई हुई है। हिंदुत्व को लेकर लगातार बयानबाजी चल रही है। पहले मंदिर मस्जिद, महाकुंभ, फिर औरंगजेब, राणा सांगा और अब गौशाला। इन सभी मुद्दों पर सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव लगातार बयान देते नजर आए हैं। सूबे की योगी सरकार को घेरते नजर आए हैं, जिसको लेकर न केवल बीजेपी बल्कि देश दुनिया का संत समाज सपा पर जमकर निशाना साध रहा है। जिस यदुवंशी को गाय के गोबर, दूध और गौशाला से दुर्गंध आती हो उसे अपना डीएनए टेस्ट कराना चाहिए। और जहां तक इत्र की खेती का प्रश्न है तो इत्र तो वो मुसलमान लगाते थे जो महीनों नहीं नहाते थे, जिनके शरीर से दुर्गंध आती थी। तो इत्र की खेती उन्होंने प्रारंभ की कि कानों में इत्र लगा करके, हाथों पे इत्र लगा करके चलने का प्रचलन तो उनसे आया। इसलिए यदुवंशी का डीएनए संदेह के घेरे में है। अगर गौशाला, गाय और गोबर से उसे नफरत। दरअसल कन्नौज दौरे पर आए अखिलेश यादव दुर्गंध और सुगंध का जिक्र करके भारतीय जनता पार्टी पर सियासी हमला बोल रहे थे। इस दौरान वो गौशाला को लेकर आ गए और यहीं से नया विवाद शुरू हो गया। सपा चीफ ने ये कह दिया कि बीजेपी दुर्गंध को पसंद करती है इसलिए गौशाला बनवा रही है, हम सुगंध को पसंद करते हैं इसलिए इत्र पार्क बनवा रहे हैं। कुल मिलाकर सवाल ये है कि राणा वर्सेस बाबर वाले इस गदर पर अखिलेश यादव का दलित एंगल क्या दर्शाता है। सवाल ये भी है कि राणा सांगा पर सांसद सुमन की गलती में दलित वाला ट्विस्ट क्यों आया है या क्यों लाया गया है। सवाल ये भी बनता है कि ऐसी विकृत टिप्पणियां कैसी मानसिकता का परिचय दे रही हैं, जिसका जवाब हम आपके ही विवेक पर छोड़ते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, RNTV। उत्तर प्रदेश के डिफेंस कॉरिडोर परियोजनाओं के तहत हुए जमीन अधिग्रहण घोटाले में राज्य सरकार ने गंभीर कदम उठाए हैं। डिफेंस कॉरिडोर के लिए भटवान, आपको बताते चले, भटगांव के जमीन अधिग्रहण घोटाले में IAS और अभिषेक प्रकाश समेत 16 अधिकारी दोषी करार दिए गए हैं। जांच में पाया गया कि इस घोटाले में IAS अभिषेक प्रकाश समेत कुल 11 अफसर दोषी हैं। इस घोटाले में तत्कालीन अपर जिलाधिकारी अमरपाल सिंह भी शामिल है। देखिए इस पर हमारी एक रिपोर्ट। डिफेंस कॉरिडोर के लिए लखनऊ के भटगांव में जमीन अधिग्रहण घोटाले में IAS अभिषेक प्रकाश और तत्कालीन अपर जिलाधिकारी प्रशासन अमरपाल सिंह समेत 16 अधिकारियों व कर्मचारियों को दोषी ठहराया गया। राजस्व परिषद के तत्कालीन अध्यक्ष रजनीश दुबे की रिपोर्ट को CM योगी आदित्यनाथ ने मंजूरी दे दी। तत्कालीन DM अभिषेक प्रकाश रिश्वत मामले के आरोप में पिछले सप्ताह ही निलंबित किए जा चुके हैं। बाकी सभी सेवारत कर्मियों का निलंबन भी तय माना जा रहा है। इस घोटाले में आरक्षित श्रेणी की सरकारी भूमि भी अवैध रूप से घपलेबाजों के नाम कर दी गई, जो गंभीर प्रश्न उठाता है। जांच में ये सामने आया कि 36-37 साल पहले भी फर्जी पट्टा पत्रावली के आधार पर आवंटियों के नाम असंक्रमणीय और संक्रमणीय भूमिधर के रूप में दर्ज किए गए थे।
जिससे सरकारी जमीन पर कब्जा करने की कोशिश की गई। इसमें सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि अनुसूचित जाति के व्यक्तियों की भूमि को भी अवैध रूप से बेचने की अनुमति दी गई, जो पूरी तरह से कानून के खिलाफ था। इसके अलावा तमाम मामलों में खनौती में नाम दर्ज नहीं होने के बावजूद केवल रजिस्ट्री के आधार पर मुआवजे का भुगतान किया गया, जो पूरी प्रक्रिया को संदिग्ध बनाता है। मामले की जांच कर रहे दुबे कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर अवैध रूप से यूपीडाक को जमीन बेचकर जिन लोगों ने मुआवजा लिया है, उनसे धनराशि की नियमानुसार वसूली होगी और उनके खिलाफ समुचित कार्रवाई भी की जाएगी। फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।